मुकेश अंबानी के जियो, रतन टाटा के टाटा समूह दोनों ने एक तरह से भारत में क्रांति लाने का काम किया। आज भी भारत की जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात होती है तो इन दोनों बिजनेस टाइकून्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस के साथ अमीरों की टॉप लिस्ट में शामिल होने वाले अंबानी फिलहाल टाटा से थोड़े आगे दिखते हैं, पर क्या ये सच है? जानेंगे आज हमारी इस पड़ताल में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुकेश अंबानी को ज्यादातर लोग एक अमीर बाप की औलाद समझकर खारिज करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनके पिता धीरू भाई अंबानी द्वारा रिलायंस की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। पर इसे हम पूरी तरह से सच नहीं मानते। मुकेश का जन्म उस वक्त हुआ था जब धीरू भाई के पास कुछ भी नहीं था और वो यमन में रहते थे। फिर मुंबई आकर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुकेश ने भी बहुत मेहनत की है। जब मुकेश अपनी MBA की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड गए तो उन्हें डिग्री बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा था, क्योंकि धीरू भाई अंबानी को किसी की जरूरत थी जो उनके नए नए शुरू हुए पॉलिस्टर प्लांट में उनकी मदद कर सके। धीरू भाई अंबानी का इससे पहले का एक्सपीरियंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था, इसलिए ये पॉलिस्टर में शिफ्ट उनके लिए भी नया था और मुकेश अंबानी के लिए भी। मुकेश ने यहाँ पर कंपनी को काफी प्रॉफिट बनाकर दिया। साथ ही रिलायंस को उन्होंने टेक्सटाइल से एनर्जी सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में एक्सपैंड करते हुए एक कंपनी से एक एम्पायर बना दिया। दूसरी ओर रतन टाटा, जो काफी सालों तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियों का बोझ कम नहीं था। करीब 150 साल पुरानी इस कंपनी की लेगेसी को आगे बढ़ाने का प्रेशर और चारों दिशाओं से उन पर मीडिया की नजर पल पल उनके साथ रही। टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो कभी भारत नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने कुछ वक्त अमेरिका में नौकरी भी की और साथ ही अपने कॉलेज के दिनों में उन्हें एरोप्लेन उड़ाने का भी काफी शौक रहा। फिर अपनी दादी के कहने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा और वो टाटा स्टील के साथ जुड़ गए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आपको पता है कि जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत 1858 में की थी, उनके परपोते रतन जी टाटा ने एक बच्चे को गोद लिया था। इस बच्चे का नाम था नवल टाटा और इसी नवल टाटा के बेटे हैं रतन टाटा, जिन्होंने रतन जी टाटा के सम्मान में अपने बेटे का नाम रतन टाटा रखा। नवल टाटा JRD टाटा के भाई थे, जिन्होंने बाद में टाटा को 15 कंपनियों के ग्रुप से 95 कंपनियों वाला ग्रुप बनाया और 1991 में अपनी रिटायरमेंट के बाद कमान अपने भतीजे रतन टाटा को दी थी। रतन टाटा उस वक्त यंग थे और अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे थे और वो कंपनी में काफी नए बदलाव करना चाहते थे, जिसके लिए कंपनी में बाकी बोर्ड मेंबर्स शुरुआत में राजी नहीं हुए। एक इंटरव्यू में दिए गए बयान में वो कहते हैं, मुझे याद है जब मैं बोर्ड का चेयरमैन बना तब बोर्ड के मेंबर्स की एवरेज एज 85 साल थी। उनमें से कुछ तो चल भी नहीं पाते थे और बिना मदद के मीटिंग में बैठ नहीं सकते थे। फिर उनमें भी वो सब लोग मीटिंग के दौरान सो जाया करते थे। लेकिन जैसे ही मैं कोई बदलाव लाने की बात करता तो सभी के सभी जाग जाते और पूरी शिद्दत से मेरे बदलावों का विरोध करते। रतन टाटा ने इस परेशानी का हल टाटा ग्रुप में एक फिक्स्ड रिटायरमेंट एज तय करके किया, ताकि ऐसे लोग ज्यादा दिन कंपनी में ना रह पाएं। मुकेश अंबानी की बात करें तो उनके पास इस वक्त 6 बड़ी कंपनियों का कंट्रोल है, जिसमें रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल और रिलायंस पेट्रोलियम जैसी कंपनी शामिल है, जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2016 में अपने लक्ष्य के कुछ ही वक्त में जियो सबसे ज्यादा कस्टमर्स वाली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन गई थी, जिसने सालों से मार्केटिंग पर पैर जमाए घूम रही एयरटेल जैसी कंपनीज को घुटनों पर ला दिया और टाटा ग्रुप और डोकोमो के अलायंस से बनी टाटा डोकोमो को तो मार्केट से ही खत्म कर दिया। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको, जो कच्चे तेल का कारोबार करती है, वो भी रिलायंस पेट्रोलियम में $25 बिलियन तक का निवेश कर सकती है। गूगल ने भी हाल ही के सालों में अपने $10 बिलियन के इंडियन फंड से $4.4 बिलियन अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, जो गूगल का किसी भी भारतीय कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मुकेश अंबानी की बिजनेस प्रैक्टिस की बात करें तो उन्होंने हमेशा से अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखा है और समय पर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी देते रहते हैं। अब ये डिविडेंड्स क्या है? जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो उसके पास ये चॉइस रहती है कि वो अपना प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स में बांटे या फिर अपने पास ही रखे। चॉइस इसलिए क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसलिए शेयर होल्डर्स तो बिना डिविडेंड्स के भी खुशी हैं
लेकिन जो कंपनी डिविडेंड्स देती रहती है उसके शेयर लोगों को ज्यादा लुभाते हैं और लोग उन्हीं शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं, जिससे शेयर्स की वैल्यू और बढ़ जाती है। इसके अलावा मुकेश अंबानी शेयर होल्डर मीटिंग्स कराने में भी काफी रेगुलर है, जिस वजह से उनका अपने शेयर होल्डर्स के साथ अच्छा संबंध है। ऐसी वजह से आज के वक्त में रिलायंस का मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन आज $205 बिलियन तक पहुंच गया है। अब आते हैं रतन टाटा पर। रतन टाटा को भारत में पैर जमाने में खास मुश्किलें नहीं आने वाली थी और वो भी ये बात जानते थे, इसलिए उनका हमेशा से ही फोकस टाटा को एक ग्लोबल पावर बनाने का था। टाटा ने ब्रिटिश टी कंपनी टेटली के अलावा जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों को अपने नाम किया और वो इसी विजन की तरफ आगे बढ़े। आज टाटा का 60% रेवेन्यू भारत से नहीं बल्कि बाहर के देशों से आता है। रतन टाटा के ही टर्म में टाटा ने अपना फोकस कमर्शियल ऑटोमोबाइल की तरफ बढ़ाया और 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कमर्शियल कार इंडिका को लॉन्च किया। इसके अलावा टाटा ने हाल ही में बिग बास्केट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और टाटा के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स अंबानी के जियो मार्केट और रिलायंस फ्रेश को टक्कर दे रहे हैं। रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा के प्रॉफिट में 40% बढ़ोतरी आई है और उनका कुल मार्केट कैप आज $300 बिलियन का है। एक मिनट, अगर रिलायंस का मार्केट कैप $200 बिलियन का है और टाटा का $300 बिलियन का, तो रतन टाटा भारत के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं है? इसका बहुत साधारण सा जवाब है। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का 49.14% है, जिस वजह से उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन के करीब है, जिससे उन्होंने अपने सपनों के घर एंटेला, महंगी महंगी गाड़ियों और प्राइवेट जेट्स के रूप में बार बार दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। वहीं दूसरी ओर टाटा सन्स का 66% हिस्सा टाटा ने सामाजिक कार्यों के लिए रखा हुआ है, जिससे वो अलग अलग तरह के ट्रस्ट चलाते हैं जो चिकित्सा, शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी वजह से रतन टाटा के पास टाटा सन्स का 1% से भी कम शेयर है, जिससे उनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी से काफी कम है। इसके अलावा रतन टाटा ने अपने पर्सनल पैसों से भी ओला और स्नैपडील जैसे इंडियन स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है। अगर रतन टाटा चाहे तो टाटा के इन विभिन्न ट्रस्ट्स को बंद करके पूरे एशिया में सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। उनके इसी समाज कल्याण को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स देकर सम्मानित किया है। टाटा अमेरिका से लौटने के बाद अपने कॉलेज को कभी नहीं भूले और उन्होंने 2010 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन की बड़ी ग्रांट दी और हार्वर्ड ने भी फिर उनके सम्मान में अपने यहाँ टाटा हॉल का निर्माण करवाया। हाल ही में पीएम केयर फंड्स में उन्होंने डोनेशन किया था। भारत में टाटा के बाद सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले बिजनेसमैन विप्रो के अजीम प्रेमजी हैं, जिन्होंने 2018 में अपने 50,000 करोड़ रुपए दान कर दिए थे, जिसके बाद वो भारत के अमीर लोगों की सूची में तीसरे से 17वें स्थान पर आ गए थे। मुकेश अंबानी की बात की जाए तो हालांकि वो टाटा से सामाजिक कार्यों में पीछे हैं, लेकिन वो भी समय समय पर बड़े डोनेशंस करते रहते हैं और साथ ही उन्होंने धीरू भाई अंबानी के नाम पर मुंबई में एक अस्पताल खोला है। 2018 में उन्होंने 400 करोड़ का एक बड़ा डोनेशन किया था और हाल ही के दिनों में पीएम केयर्स फंड में अंबानी ने 500 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम डोनेट की थी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।